प्रिय छात्र छात्राओं, अब तक हमने पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में प्लेटो, अरस्तु, एक्विनास और मैकियावेली के सिद्धांतों पर चर्चा की थी, जो पश्चिमी राजनीतिक विचारक थे। आज हम समझौतावादी राजनीतिक विचारकों की श्रेणी में हॉब्स के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि हॉब्स नवीन दर्शन के प्रतीक थे। निरंकुश और अपरिमित संप्रभुता के सिद्धांत के यदि सर्वप्रथम पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने वाले कोई व्यक्ति थे तो वो हॉब्स थे। हॉब्स एक अतिशय महाविचारक एवं राजनीति शास्त्र के प्रणेता रहे। उनकी बुद्धि विश्लेषण बहुत ही चतुर थी। उन पर अरस्तु की छाप थी, लेकिन प्लेटो की तरह दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन उन्होंने नहीं किया, परंतु राजनीति शास्त्र के जो तात्विक विकास के जो इतिहास में उनका अपना विशिष्ट स्थान है। हॉब्स का नाम प्लेटो, मोंटेस्क्यू, मैकियावेली के साथ में लिया जाता है। अंग्रेजों के जो राजनीतिक दर्शन है उसके लेखकों में हॉब्स महानतम राजनीतिक विचारक रहे हैं। हॉब्स वो पहले राजनीतिक दार्शनिक थे जिसने राजनीतिक चिंतन में निरंकुशतावाद और धर्मनिरपेक्षवाद के लिए को वैज्ञानिक आधार उन्होंने प्रदान किया। राजनीति शास्त्र में जो सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत के वो प्रणेता रहे। पहले वो विचारक थे जिन्होंने सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का विवेचन किया। तो हमें थोड़ा सा हॉब्स की जीवन परिचय हमें देखना होगा कि किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। कि हॉब्स का थोड़ा सा जीवन परिचय हम देखें कि 5 अप्रैल 1588 को इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर स्थित मालबरी नगर में उनका जन्म हुआ। अपने बाल्यकाल में ही वो अध्ययनशील थे और अनुशासित स्वभाव के थे, किंतु डरपोक जरूर थे। वो युद्ध और अशांति में भय खाने वाले थे। हॉब्स गृह युद्ध के समय भागकर, इसी कारण अपनी डरपोक प्रवृत्ति के कारण वो उस समय भागकर फ्रांस चले गए, जहाँ उन्होंने चार्ल्स द्वितीय का शिक्षक बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, गणित का अध्ययन किया। फ्रांस में उनने अपना जो प्रसिद्ध ग्रंथ जिसके कारण वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, जिसमें सामाजिक समझौते का वर्णन है, लेविथान लिखा। उसने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करने हेतु सामाजिक समझौते सिद्धांत की उन्होंने रचना की, लेकिन दरबारी गण से नाराज होने पर उन्हें वापस इंग्लैंड भागकर जाना पड़ा और वहाँ राजतंत्र जब स्थापित हो गया तो उनका स्वागत किया गया, लेकिन फिर भी वह प्रतिबंधों में ही अपना सारा जीवन उन्होंने निकाला। शेष जीवन उन्होंने अपना अध्ययन में व्यतीत किया। उनकी सबसे जो प्रमुख पुस्तक का नाम लेविथान है। हॉब्स के दर्शन के आधार क्या था? हॉब्स ने अपने दर्शन का आधार क्या बनाया? कि हॉब्स का महत्व राजनीतिक दर्शन में को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने में है। उसने निरंकुशतावाद और धर्मनिरपेक्षवाद के लिए वैज्ञानिक आधार उन्होंने प्रस्तुत किया। भौतिकवाद के इस युग में होने वाली जो पद्धति है, जो चिंतन है, उसको उन्होंने वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। उन्होंने विज्ञान का स्वरूप उसमें दिया। वैज्ञानिक मानवतावाद का हॉब्स पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके अनुसार भौतिक नियमों की भांति मानवीय व्यवहार के बारे में भी नियम बनाए जा सकते हैं। ये वो कहते थे कि मनुष्य बुद्धिमान है, जिसमें स्वहित के लिए कार्य करने की क्षमता है और वो स्वार्थी होते हुए भी आपस में समझौता करके अपनी भलाई के लिए राज्य का वो निर्माण कर सकता है, और यही उसने किया है। हॉब्स वैज्ञानिक सिद्धांतों पर संपूर्ण दर्शन की रचना करना चाहते थे। राजनीतिक दर्शन उनके दर्शन का अंग मात्र था। उसके इस संपूर्ण दर्शन को ही भौतिकतावाद कहा जाता है। हॉब्स ने गति के सिद्धांत को अपने दर्शन का केंद्र बिंदु बनाया। उनके विचार में ये मूल तत्व था कि प्रत्येक घटना एक गति के रूप में होती है। अतः हम प्राकृतिक नियमों को समझना चाहते हैं तो हमें मूल गतियों को समझना चाहिए। हॉब्स के अनुसार भयग्रस्त स्वार्थ साधक मानव निरंतर शक्ति की प्राप्ति और प्राप्त शक्ति की वृद्धि में लगा रहता है। जगत में निरंतर, जगत ये संसार सारा क्या है? निरंतर गति प्रभाव है। अतः मानव कहीं भी स्थिरता और शांति का अनुभव नहीं कर पाता। प्रकृति में सर्वत्र ही गति विद्यमान है। मानवीय व्यवहार गति के ही कारण चलता है।
शासन कला मानव के सामाजिक व्यवहार पर निर्भर करती है। मनुष्य अपने प्राणियों की तरह गतिशील है, उसकी गति का कोई अंत नहीं है। वह एक इच्छा को लेकर आगे बढ़ता है और उसको पूरी होने पर नई वस्तु की अभिलाषा वो करने लगता है। इस प्रकार अभिलाषाओं का निरंतर क्रम चलता रहता है और मानव स्वतः ही गतिशील होता रहता है। तो ये उसने गति को आधार मानकर, गति क्या है, गति एक विज्ञान का एक प्रमुख तत्व है, तो उन्होंने इस गति को आधार देकर मनुष्य के स्वभाव से उसको जोड़ा और उसने कहा कि सारी जो गतिविधियां हैं मनुष्य की, जितनी भी कार्य, जो उसका जो व्यवहार है, उसकी जो कार्य प्रणाली है, वो इसी गति के कारण संचालित होती है। हॉब्स को हम संप्रभुता का प्रथम प्रामाणिक व्याख्याता भी मान सकते हैं। प्राचीन सिद्धांत को नवीन सिद्धांत से अलग करके करने वाली धारणा संप्रभुता ही है, कि संप्रभुता ही वो सिद्धांत है जो प्राचीन काल को और आधुनिक जो सिद्धांत है उनको अलग करता है। नवीन दर्शन का जो प्रतीक है निरंकुश और अपरिमित संप्रभुता के सिद्धांत की सर्वप्रथम और मूर्त रूप से यदि कहीं अभिव्यक्ति हुई है तो वो हॉब्स के द्वारा ही की गई है। इससे पहले बोधा द्वारा भी उसमें प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून, ईश्वरीय कानून के द्वारा इसको सीमित कर दिया गया। हालांकि बोधा ने भी कहा, लेकिन उसको विभिन्न जो कानून हैं उसके द्वारा उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाए और उसको सीमित कर दिया। परिमिति जो संप्रभुता है उसका पहला जो प्रामाणिक वो है विचारक, वो हॉब्स ही है। इसी कमी को किसने पूरा किया? बोधा की जो कमी थी, जो उसने क्या है विभिन्न कानूनों के माध्यम से संप्रभुता को सीमित किया था, इस कमी को किसने पूरा किया? हॉब्स ने पूरा किया। उसने निरंकुशतावाद का क्रमबद्ध सिद्धांत विकसित किया और प्रभु सत्ता को सभी सीमाओं में मुक्त कर दिया। हॉब्स संप्रभु का पद उस व्यक्ति समूह को देता है जिसे लोग अपने अधिकार हस्तांतरित करते हैं। तो हॉब्स की संप्रभुता की क्या क्या विशेषताएं थी? हॉब्स ने जिस संप्रभुता के सिद्धांत को प्रथम जब हम प्रामाणिक जब व्याख्याता उसको मानते हैं तो उसके क्या क्या सिद्धांत की, संप्रभुता के सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं थी, इसको हम क्रमबद्ध बिंदुओं के माध्यम से समझना चाहेंगे। सबसे पहली जो विशेषता हमें दिखाई देती है वो है संप्रभु समस्त विधेयात्मक कानूनों का स्रोत। वह समस्त जनता के लिए कानूनों का निर्माण करता है। संप्रभुता असमित है, वो उसकी जो संप्रभुता है उसकी जो वो कहता है कि राजकीय कानून आज्ञाएं मात्र हैं, वह उसके ऊपर है संप्रभुता। यदि नियंत्रण हो तो वह संप्रभु नहीं है। वह अनुबंध में बाध्य नहीं है, संपत्ति का भी जनक नहीं है। उसका कहना था कि संप्रभुता प्रशासनिक शक्तियों का एकमात्र स्रोत है। प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है संप्रभु, उसकी श्रेणीकरण करता है, उसके द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करता है। संप्रभु वो कहता है कि न्याय का भी स्रोत है। अधिकार केवल संप्रभु में निहित है। व्यक्ति, परिवार, चर्च के अधिकारों को स्वीकार नहीं करता। वो एकमात्र जो स्रोत किसको मानता है? संप्रभु को मानता है। युद्ध और शांति का निर्णायक है संप्रभु। उसके राज्य के साथ साथ अपने इच्छानुसार युद्ध शांति समझौते का कार्य संप्रभु करता है। संप्रभुता अविभाज्य और अदेय है। यदि ऐसा प्रयत्न करे तो संप्रभुता नष्ट हो जाती है। यदि उसको विभाजित किया जाए, उसको किसी को दिया जाए तो वो नष्ट हो सकती है। संप्रभुता का क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी है, प्रयोग सभी पर है, कोई इससे मुक्त नहीं है। तो उसके जो संप्रभुता सिद्धांत की आलोचना की जाती है, कुछ लोग आलोचना ये करते हैं कि इसने निरंकुशतावाद को प्रोत्साहन किया। ये खतरनाक सिद्धांत है जिसने कि निरंकुशतावाद को प्रोत्साहित किया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि असत्य है कि संप्रभु ही हर कार्य करे, वही सभी शक्तियों का स्रोत हो, ये संभव नहीं है, अवास्तविक है। क्योंकि यदि शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति में या एक संस्था में निहित हो जाती है तो वो अपरिमित होकर भ्रष्टाचार को जन्म देती है, वो उसको खतरनाक मोड़ में निरंकुशतावाद को जन्म देती है। वास्तव में यदि हम ये आलोचनाएं करें, देखें वास्तव में यदि हम थोड़ा सा विश्लेषण करें तो आलोचना गलत है। उसका उद्देश्य वास्तविक शक्तियों का तथाकथित विवरण देना नहीं था। उसका ध्येय तो था कि आदर्श राज रूप में
प्रभु सत्ताधारी के पास सभी प्रकार की शक्तियाँ होनी चाहिए, यह ताकि उसको क्षमतापूर्वक कार्य उससे कर सके वो, और जिसके लिए राज्य की स्थापना हुई है। संप्रभु की स्थापना किस लिए हुई है? इसलिए हुई है ताकि वो एक ऐसे राज्य का निर्माण कर सके जहाँ हित सबके जुड़े हुए हो। तो ऐसी स्थिति में यदि उसको स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा तो वो अपना काम पूरी क्षमता से नहीं कर पाएगा। संप्रभुता की जो प्रामाणिक व्याख्या करने वाला, इसलिए हम हॉब्स को पहला राजनीतिक विचारक मानते हैं। आज के व्याख्यान में बस हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।